What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 12 of the GNG 3.0 and guys आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इको का यूनिट 1। मैक्रो में ऑलरेडी नेशनल इनकम हो गया है, मनी बैंकिंग हो गया है, बीओपी हो गया है। अब पहले थोड़ा सा इंडियन इको कर ले ताकि ये भी साथ साथ चलता रहे। 3 चैप्टर्स इसके कर लो, इसके बाद फिर वापस से मैक्रो पे चलेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस लगाने में नो आलस, जो लगाएगा अटेंडेंस उसके आएंगे पूरे नंबर। Let's begin. आइए बच्चों शुरू करते हैं बच्चों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ही आसान, 20 से 25 मिनट में तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा। बस इंडियन इको में तुमको ये ध्यान रखना है कि रेगुलरली लर्निंग करनी है बेटा। देखो मैक्रो क्या है कि तुमने समझा, तुम्हें क्लैरिटी आ गई, फॉर्मूलाज तुमने देख लिए, तुम वहां पे कर लोगे। इसमें लिखना पड़ेगा यार, ये इतिहास है, हिस्ट्री है। इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है बेटा, तो इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई है, कैसे ब्रिटिशर्स ने खराब करी थी, ब्रिटिशर्स के रूल में क्या हुआ था, वहां से आज तक की कहानी है। अब रटना तो पड़ेगा ना यार इसके अंदर, तो थोड़ा सा लिख लिख के याद कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों। ब्रिटिश रूल शुरू कहां से हुआ बेटा, बताता हूं तुम्हें। ब्रिटिश रूल शुरू हुआ बच्चों 1757 में। 1757 में ना एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल। उस टाइम पे क्या है बेटा, जो हमारे ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटेन में एक बहुत तगड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था। वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही थी, तो उनको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए था रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कहां पे था, भारत में, क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया थी बेटा। इनफैक्ट अभी भी है, ठीक है, अभी बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो गए, खराब हो गए, बट उस टाइम पे सबसे ज्यादा, मतलब ये समझो कि पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 1/3 2/3 जो है हमारे पास वेल्थ इंडिया में थी, भारत में थी। तो सोचो कि कितना ज्यादा वेल्थी नेशन था। तो हुआ क्या बच्चों, उन्होंने देखा कि यार इनके पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, तो क्यों ना इनसे रिसोर्सेज छीने जाएं, झपटे जाएं, इनसे रिसोर्सेज लिए जाएं। तो उन्होंने बेसिकली क्या करा बेटा, हमारे बंगाल में नवाब्स ऑफ बंगाल के ऊपर जाके कर दिया अटैक। और वहां पे क्या हुआ बेटा, एक बैटल हुआ जिसको बोला गया बैटल ऑफ प्लासी, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और सीधा अंदर घुस गई देश के अंदर। और वहां से धीरे 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 उन्होंने इंडिया के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया और 200 साल तक इंडिया के ऊपर राज किया। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। द फाउंडेशन इन इंडिया वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी 1757। क्या पर्पस था ब्रिटिश रूल का, क्यों आए थे ब्रिटिशर्स, मैंने आपको बता दिया क्यों आए थे। क्योंकि इंडिया से वो रॉ मटेरियल ले जाना चाहते थे और वहां से बना के फिनिश गुड्स लेके आना चाहते थे। तो देखो बोल रहा है द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी, इसको यूज करना चाहते थे एज अ फीडर इकोनॉमी। फीडर का मतलब जो उनको फीड करे, जो उनको हेल्प करे ग्रो करने में। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल का क्या मतलब होता है बेटा, कि वो हमारे रूलर होंगे और हम उनकी कॉलोनी होंगी। ठीक है, रूलर मतलब कि दे विल रूल और हम उनका एक छोटा सा पार्ट होंगे। ये कॉलोनीज जो हम शहर में यूज करते हैं ना, कि मैं उस कॉलोनी में रहता हूं, ये कॉलोनी वर्ड भी वहीं से आया। ठीक है, तो कॉलोनी मतलब क्या होता है, किसी बड़ी चीज का एक छोटा सा पार्ट। ओके, टेम्पर्ड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। They exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own nation. अब देखो इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसी थी। ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया इकोनॉमी थी, बहुत खुशहाल इकोनॉमी थी, तभी तो उन्होंने यहाँ पे आने की सोची। तो सबसे पहले प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है खुशहाल, सेल्फ रिलायंट। हमें किसी के ऊपर कोई चीज नहीं थी, हम खुद करते थे सब कुछ। सेल्फ रिलायंट थे, प्रॉस्पेरस थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे मेनली। लगभग 75% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। 85% लोग रूरल एरियाज में रहते थे और 75% लोग खेतीबाड़ी ही करते थे। तीसरा, हैंडीक्राफ्ट्स हमारे बहुत फेमस थे बच्चों। हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब हाथों से बनी हुई वस्तुएं, यानी कि आप देखते हो ना आज के टाइम में भी, अगर तुम बहुत पुराने, आप साउथ में जाओ तो वहां पे आप देखोगे बहुत सारे पुराने मंदिर हैं जिन पे आज भी एक नंबर कलाकारी है बेटा। मतलब मैं गया था जब, तो दिल खुश हो गया मेरा देख के यार, कि क्या आर्टिस्टिक वर्क्स हैं भाई। तो उस टाइम पे भी जो ब्रिटिश क्राउन वगैरह, जो ब्रिटिश एम्परर्स वगैरह होते थे, बिफोर कि वो इंडिया में आए, उससे पहले भी इंडिया से बहुत सामान मंगाते थे जो हाथों से बनता था। तो इंडिया बहुत पॉपुलर था बच्चों अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश रूल ने क्या करा, ब्रिटिश रूल ने बेटा बहुत बुरे तरीके से ऐसी पॉलिसीज लाई
जिन्होंने हमारे 3 मेजर सेक्टर्स पे इंपैक्ट करा। कौन कौन से 3 मेजर सेक्टर्स हैं जिन पे उन्होंने इंपैक्ट करा? तो ध्यान रखना बेटा, सबसे पहला हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। उन्होंने सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर खत्म करा, फिर एग्रीकल्चर के बाद जो बचे हुए लोग थे वो इंडस्ट्री में काम करते थे, फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा खत्म करा। तीसरा होता है बच्चों फॉरेन ट्रेड। तीसरा क्या होता है बच्चों? फॉरेन ट्रेड। तो जो ब्रिटिशर्स है ना बच्चों, ब्रिटिशर्स ने बेसिकली हमारे 3 सेक्टर्स थे, तीनों डिस्ट्रॉय करे। एग्रीकल्चर को भी खत्म कर दिया, इंडस्ट्री को भी खत्म कर दिया और फॉरेन ट्रेड को भी खत्म कर दिया। ये कैसे कैसे खत्म करा, क्या क्या करा, ये पढ़ना है और चैप्टर भी खत्म हो जाए। ठीक है, देखो बोल रहा है द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज कंसर्न्ड मोर विद प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। वो बस अपना भला चाहते थे। देयर पॉलिसीज ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है बेटा, अब देखो उन्होंने क्या क्या करा है। तीनों सेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखो सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे खराब करा, कैसे खत्म करा, कैसे एग्रीकल्चर को बिल्कुल डेड कर दिया। नंबर 1 सबसे पहले बोल रहा है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बच्चों वो एक ऐसा सिस्टम लेके आ गए जिस सिस्टम का नाम रखा गया जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, सरकार किसकी है? ब्रिटिशर्स की। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जमीन का मालिक घोषित करा जमींदार्स को। हाँ जी टाइसन जी, बाहर जाना है आपने, 1 मिनट दो बेटा, इसको बाहर कर दो, 1 मिनट दो बस, जाइए। अब आना नहीं है आपने, अभी तो आएगा भी 5 मिनट बाद वापस, मुझे पता है। अभी तो बाहर जाके रुकेगा थोड़ी, अभी 5 मिनट बाद फिर डोर की आवाज आएगी, फिर आएगा, फिर यहीं बैठेगा, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। देखो हाँ जी, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने घोषित करा कि जमींदार्स विल बी द परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड। और जमींदार जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, अब भाई जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है वो किसी और की जमीन पे काम करेंगे। किसकी जमीन पे काम करेंगे? जमींदार्स की जमीन पे काम करेंगे। तो जमींदार उन्हें जितना चाहे उतना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनसे जितना चाहे उतना काम करवा सकते हैं, जितना उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो एक फिक्स्ड रेंट चाहिए था। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी हमें तो एक फिक्स्ड रेंट चाहिए, आप हमें एक फिक्स्ड अमाउंट दो और अल्टीमेटली इनसे जितना मर्जी काम कराओ, उससे जो पैसा जनरेट होगा हमें हमारा दो, बाकी तुम लोग रखो, एंजॉय करो। भाई ये अल्टीमेटली शिकायत करने कहाँ आएंगे? सरकार के पास ही तो आएंगे। हम ही तुम्हें राइट दे रहे हैं कि तुम जैसे मर्जी करो, हमें हमारा फिक्स्ड अमाउंट दो। तो इस सिस्टम से बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा मिलता रहा, जो जमींदार हैं उनके मजे आते रहे, वो उस रेवेन्यू से अपनी ऐश मौज मस्ती करते रहे, अपने आप को डेवलप करते रहे। और जो लैंड थी उस पर किसी ने फोकस ही नहीं करा। नुकसान किसका हुआ? जमीन का। और वो जो गरीब किसान है जिसके पास बेचारे के पास अपनी जमीनें नहीं है, उसका बहुत नुकसान हुआ। तो देखो क्या बोल रहा है, ऑल द प्रॉफिट्स एक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स। जितना भी प्रॉफिट होता था वो जमींदार्स के पास जाता था। एंड दे डिड नथिंग टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल कंडीशंस। उन्होंने एग्रीकल्चरल कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करा। जितना भी पैसा उनके पास आता था बेटा, वो एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और बाकी अपने पास रख लेते थे, मौज मस्ती काटते थे। वो सारा पैसा खर्च करते थे अपनी ऐशो आराम पे, वो एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं करते थे। तो धीरे धीरे हमारी लैंड खराब होती चली गई और गरीब किसान बेचारा बहुत ज्यादा कर्जे में डूबता चला गया, क्योंकि वो इतना कमा ही नहीं पाता था, तो उसको सर्वाइव करने के लिए कर्जे लेने पड़ते थे। तो बहुत प्रॉब्लम हुई। दूसरा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है बेटा धंधा बना देना, बिजनेस बना देना। पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर एक सबसिस्टेंस हुआ करता था। सबसिस्टेंस का मतलब कि बस सबकी अपनी अपनी जमीन है, वो ग्रो करेंगे, जो प्रोड्यूस आएगा वो घर पे खा पी लेंगे, मौज मस्ती हो जाएगी, परफेक्ट हो गया भाई। मैंने अपनी लैंड पे व्हीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ग्रो करे, और जो चीज जिस चीज की मेरे पास कमी है वो हम बार्टर कर लेते थे कि ठीक है भाई तेरे पास सब्जी है, मेरे पास व्हीट राइस है, चल एक्सचेंज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा सबका। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर बढ़िया चलता होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि क्या उगाते हो व्हीट राइस, तुम ग्रो करो ऐसी चीजें जो मार्केट में बढ़िया दाम पे बिके। कॉफी ग्रो करो, चाय ग्रो करो, इंडिगो ग्रो करो, ऐसी चीजें ग्रो करो जिससे फायदा हो। कॉटन ग्रो करो। इन क्रॉप्स को बोला गया कैश क्रॉप्स। तो उन्होंने हमारे किसान का जो माइंडसेट है वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे ला दिया। अब जो कैश क्रॉप्स है बेटा, भले ही ये बिकती तो बहुत अच्छे दामों पे,
लेकिन इनको ग्रो करने में भी अलग उतना ही एफर्ट है। उसके बाद ये लैंड को भी अलग तरीके से इंपैक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं हमने नेसेसिटीज छोड़ के पैसे बनाने वाली चीजों पे चले गए, जिस वजह से हमें फूड की शॉर्टेज देखने को मिली। और आपको पता है बाद में हम बेसिक फूड के लिए यूएस पे डिपेंडेंट हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है क्रॉप्स वर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। फार्मर वर इंड्यूस्ड बाय हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स, so they could be used as raw material for British industries। उसके बाद बेटा क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं था किसी का, पानी की व्यवस्था नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, और फर्टिलाइजर्स का ना के बराबर यूज होता था क्योंकि पता ही नहीं थे और कोई करना भी नहीं चाहता था, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत नीचे की तरफ आ गई, लो लेवल हो गया बहुत प्रोडक्टिविटी का। तो जमींदारी सिस्टम ने लैंड को खराब करा, ठीक है, रिलेशंस को खराब करा, किसानों के ऊपर कर्जा डाल दिया, कमर्शियलाइज कर दिया, तो हमारे लिए अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा। नंबर 3, हमने प्रोडक्टिविटी खराब कर दी। क्या मतलब, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तो जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड थी वो भी नीचे की तरफ आ गई। उसके बाद स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की कमी हो गई बेटा। कमी क्यों हो गई भाई? कोई भी चीज आपको चाहिए जिसको आपको आगे बढ़ाना है, उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, पैसा लगता है। अब इन्वेस्ट करे कौन? गवर्नमेंट तो करना नहीं चाहती थी, गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट करती थी अपने ऐशो आराम पे, जमींदार अपने ऐशो आराम पे इन्वेस्ट करता था। एग्रीकल्चर में किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं करा, जिस वजह से सेक्टर बैकवर्ड हो गया। देखो बोल रहा है इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कार्सिटी इन टेरेसिंग। टेरेसिंग क्या होता है बेटा? एक टेक्निक ऑफ फार्मिंग होती है। फ्लड कंट्रोल में कुछ नहीं हो रहा, और ड्रेनेज की बहुत समस्या है, पानी निकलता नहीं है। एक बार बाढ़ आ गई तो पानी भर गया, अब पानी निकलना चाहिए ना, निकलता ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, तो उससे फसल सारी खराब हो जाती है। तो इस तरीके की चीजें थी बेटा जिसने हमारे एग्रीकल्चर को खत्म कर दिया, खराब कर दिया। इसके बाद आया बच्चों इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या था हमारा? एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सेक्टर जिसमें लोग काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। अब ब्रिटिशर्स ने इस इंडस्ट्री को भी बंद करना चाहा। क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं बंद होगी तो वो अपने प्रोडक्ट यहां लाके कैसे बेचेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू करा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्री को बंद कराना। इंडस्ट्री को बंद कैसे कराया बेटा? अपनी टैक्सेशन पॉलिसी से। कैसे टैक्सेस लेके आए बेटा? उन्होंने क्या कहा कि इंडिया से जब रॉ मटेरियल जाएंगे वो तो विदाउट टैक्स जाएंगे, कि अगर ब्रिटेन को इंडिया से रॉ मटेरियल मंगाना है, या इंडिया को ब्रिटेन को टैक्स बोल रहा हूं, रॉ मटेरियल बेचना है, तो देयर विल बी नो टैक्स। यानी यहां से रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री जाएगा, और वहां से फिनिश गुड्स ड्यूटी फ्री आएंगे। यानी सारा रॉ मटेरियल यहां से जा रहा था, वहां से फिनिश गुड्स आ रहे थे। फिनिश गुड्स कौन से थे? मशीन मेड। अब इंडिया में तो लोगों ने कभी मशीन मेड चीजें देखी नहीं थी, यहां तो सब हैंडमेड देखा था। जब मशीन मेड देखते थे तो वो तो बहुत एक्साइटेड होते थे कि यार ये क्या चीज है, ये क्या बढ़िया सा, कितना क्लैरिटी से बना हुआ है, कितना साफ सफाई से बना हुआ है। तो मशीन मेड चीजें पहली बार मार्केट में आने लगी। अब एक सपोज ये जैकेट है, ये हाथों से बनाने में बेटा एक दिन में अगर एक बनती है, तो मशीन तो एक दिन में 50 बना देगी। तो वो बहुत तेजी से अपना सामान इंडिया में लाई जा रहे थे, और यहां से रॉ मटेरियल ले जाए जा रहे थे। अब अगर हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वाले लोग थे, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, जो बाहर माल बेचना चाहते थे कि हम भी फॉरेन में माल बेचें, उस पे हैवी टैक्सेस लगाते थे कि अगर आपको ब्रिटेन में अपना माल बेचना है तो वहां पे हैवी टैक्सेस लगेंगे। तो यहां से माल जाना बंद हो गया बाहर, क्योंकि बहुत टैक्स लगते थे। सिर्फ रॉ मटेरियल जा रहा था, वहां से यहां पे फिनिश गुड्स आ रहे थे। तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अब उस इंटरनेशनल गुड्स के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा था। हमारे तो हैंडमेड थे, उनके मशीन मेड थे, तो ऑफ कोर्स मशीन ही जीतेगी। धीरे धीरे उनकी मार्केट बड़ी होती चली गई, हमारी खत्म होती चली गई, और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्लोजर। देखो क्या बोल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स टू सैटिस्फाई 2 मोटिव्स। इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाएंगे चीप रेट्स पे और अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, और फिनिश प्रोडक्ट्स जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के हैं वो भी इंडिया में ही बेचेंगे, यहां से पैसा बनाएंगे। तो अल्टीमेटली यहां से सामान ले जाके यहीं बेच रहे हैं, और पैसा भी हम ही से बना रहे हैं। बहुत चालू थे बेटा ये। उसके बाद दूसरा आता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जब बच्चों हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, ठीक है। उसके साथ साथ इंक्रीज देखने को मिला इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, वहां से फिनिश गुड्स हमें इंपोर्ट देखने को मिला, उससे हमारी इंडस्ट्रीज बंद होती चली गई। दूसरी बात बच्चों, जब हम बेरोजगार हुए तो लोग एग्रीकल्चर की तरफ गए। एग्रीकल्चर में ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था, तो वहां पे और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। नंबर 3 क्या आता है, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश रूल में बेटा कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी ही नहीं, उन्होंने लगने ही नहीं दी।
मतलब कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब होती है वो इंडस्ट्री जो मशीनें बनाए जिससे और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। तो कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री उस टाइम पे डेवलप उन्होंने नहीं होने दी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री एंड ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन। ठीक है, इसके बाद जीडीपी में कंट्रीब्यूशन गिरने लगा धीरे 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 धीरे। भाई जब इंडस्ट्रीज ही बंद होने लगेंगी तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कहां रहेगा? जीडीपी तो प्रोडक्शन से होता है। अब जब इंडस्ट्री बंद हो रही है, प्रोडक्शन ही नहीं होगा गुड्स और सर्विसेज का, तो जीडीपी तो नीचे आएगा ही ना। वही बोल रहा है, द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन रिमेन्ड वेरी स्मॉल। और पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत लिमिटेड था। पब्लिक सेक्टर मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कोई रोल नहीं निभाया इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। वो चाहते ही नहीं थे ना बेटा। वो तो क्या चाहते थे कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज यहां पे आके बड़ी हो जाए। इंडियन इंडस्ट्रीज पे तो कुछ नहीं करा। वो सिर्फ पैसा कहां लगा रहे थे? रेलवेज पे, पावर जनरेशन पे, कम्युनिकेशन पे, पोर्ट्स पे, वो भी अपने बेनिफिट के लिए, ताकि उनका सामान, उनकी आर्मी अलग अलग जगह पहुंच सके। सही है। तो दिस इज हाउ बच्चों इंडस्ट्रीज खत्म हुई। कैसे? सबसे पहले मेन पॉइंट तो ये है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, टैक्सेस की हेल्प से। उसके बाद इससे क्या इंपैक्ट्स आए? बेरोजगारी बढ़ी, हम लोग डिपेंडेंट हो गए ब्रिटेन पे इंपोर्ट के लिए, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बिल्कुल थी ही नहीं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन गिरने लगा और पब्लिक सेक्टर ने कुछ भी नहीं करा। तीसरा आता है बच्चों हमारा फॉरेन ट्रेड। सर व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? मतलब हमारा फॉरेन का व्यापार। अब व्यापार से तो आपको समझ में आ रहा है भाई, हम मेनली व्यापार किससे कर रहे थे? ब्रिटेन से। मेनली मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड was directed towards ब्रिटेन। और हम क्या लेके जाते थे यहां से? रॉ मटेरियल। हम सिर्फ रॉ मटेरियल बेच रहे थे बेटा, और वहां से क्या खरीद रहे थे? मशीन मेड फिनिश गुड्स। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो, द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ये लाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा था, क्या इंपोर्ट कर रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मोनोपोली कंट्रोल बना लिया था, यानी मेनली जो ट्रेड होता था वो ब्रिटेन से होता था। उसके साथ साथ एक डायरेक्ट रूट ओपन कर लिया बेटा, जिसका नाम था स्यूज कैनाल। जिसका नाम क्या था? स्यूज कैनाल। चलो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करो और लिख के बताओ कि ये स्यूज कैनाल जो डायरेक्ट रूट है, मतलब समझो, ऐसा समझो कि सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, पहले ऐसे घूम के जाना पड़ता था, अभी क्या है, सीधा रूट बना दिया उन्होंने। कितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया, कितना इजी हो गया व्यापार करना, राइट। तो ये स्यूज कैनाल जो है ये कब बना, कौन सी डेट को बना था, कौन से ईयर को बना था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जब मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बताया है आपको, और आपको याद भी करना है, ये इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल। चलो जी, उसके बाद बेटा इंडिया की जो वेल्थ है उन्होंने पूरी ड्रेन कर दी थी। सर ड्रेन कैसे कर दी थी? देखो एक बात समझो, हम यहां से रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट कर ही रहे थे, तो वहां से पैसा तो आ ही रहा था। उस पैसे को वो कहां यूज करते थे? टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑफिस सेटअप। जो भी उनके ऑफिस वगैरह सेटअप होने थे, उन पे जो खर्चे आते थे वहां उस पैसे को यूज करते थे। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन वॉर, लड़ाई झगड़े करते थे, अलग अलग जगह कब्जे करते थे, तो वॉर में भी खर्चे आते हैं, उस पे यूज करते थे। और इनविजिबल आइटम्स को इंपोर्ट करने में, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज के लिए वो पैसा लगता था, उस पे यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन का क्या मतलब होता है? डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है जो देश की कुछ बेसिक कंडीशंस के बारे में बताता है, जैसे जनसंख्या के बारे में, बर्थ रेट, डेथ रेट के बारे में, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। यानी कि एक देश में कुछ बेसिक इंडेक्स होते हैं जो देश की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में, देश की पॉपुलेशन के बारे में बेसिकली कुछ जानकारी देते हैं। ठीक है, अब ये पता कैसे चलता है बच्चों? ये सर्वे होता है बाबू। सर्वे को हम लोग बोलते हैं मेनली सेंसस। तो जो पहला सेंसस है, जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस है, वो पहला सेंसस हुआ था बच्चों 1881 में। पहला सेंसस कब हुआ? 1881 में। उसके बाद हर 10 साल के बाद सेंसस के लिए बताई गई चीजें। ठीक है, अब जब सेंसस हो रहा ना बेटा, तो ये चीज रिकॉर्ड करी गई कि 1921 से पहले, 1921 से पहले डेमोग्राफिक कंडीशंस किसी और तरीके से बिहेव कर रही थी, और 1921 के बाद डेमोग्राफिक कंडीशंस में बहुत तेजी से बदलाव आए। यानी 1921 से पहले एक स्टेबिलिटी, एक अलग तरीके से बिहेवियर था। किस चीज का? बर्थ रेट का, डेथ रेट का, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का, लिटरेसी रेट का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का,
मेटरनल मोर्टिलिटी का, ये अलग तरीके से चलता था 1921 से पहले, और 1921 के बाद इसमें बहुत चेंजेस आए। इसीलिए हम बोलते हैं 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो अभी तक क्या क्या आ गया? सबसे पहले बैटल ऑफ प्लाजी 1757, उसके बाद ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल, दिमाग लगाओगे आप बताओगे। देन फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने रेलवेज चलाया था, तो पहला रेल कब चला था? 1853। इंट्रोड्यूस कब हुआ था रेलवे? 1850। समझे? तो ये कुछ डेट्स हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, चिंता मत करो, सब कवर करेंगे। तो देखो, पहला ऑफिशियल सेंसस 1881 में, 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। अब हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन तब कैसी थी बच्चों? तो सबसे पहले हम बोलेंगे बर्थ रेट हाई था, यानी बच्चे बहुत तेजी से पैदा हो रहे थे। डेथ रेट भी हाई था, लोगों की डेथ भी बहुत तेजी से हो रही थी। बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर, डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। तो दोनों ही हाई थे बेटा, दीज वर एट अ वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000। ठीक है, बर्थ रेट भी बहुत हाई, डेथ रेट भी बहुत हाई, ये याद करना है डेटा। इसके बाद लिटरेसी रेट बहुत कम, बहुत 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 कम। ठीक है, ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% से कम था, और विमेन लिटरेसी रेट तो बिल्कुल ही 7% के आसपास था। लिटरेसी का मतलब होता है द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। तो तुम सोचो, अगर 100 विमेन है, 100 में से सिर्फ 7 ही होती थी जो लिख या पढ़ सकती थी, बाकी 93 को कुछ भी नहीं पता, और ओवरऑल 16%। ठीक है, तो ये भी बहुत खराब था। हेल्थ फैसिलिटीज तो बहुत ही खराब थी, बहुत सारी डिजीजेस फैलती थी उस टाइम पे। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का क्या मतलब होता है बच्चों? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है जब बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल से पहले पहले। ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत अलार्मिंग था, 218 था पर 1000, मतलब 1000 में से 218 बच्चों की डेथ 1 ईयर से पहले ही हो जाती थी। बीमारी लग जाती थी, न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, बहुत इस तरीके की समस्या थी। अभी तो बहुत बेटर हो गया बेटा, 2022 में रिसेंटली 27 रह गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी बच्चों, ये याद करना है, 32 ईयर्स तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, यानी एवरेज एक इंसान 32 साल तक जीता था, जो आज 69 तक आ गई है। पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, वो तो आज भी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत एक्सट्रीम हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था, तो बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी। ऑक्यूपेशन की बात करें बेटा, तो हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, आपको पता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मेजर लोग जो थे वो प्राइमरी में थे, एग्रीकल्चर में थे, देन सेकेंडरी में थे हैंडीक्राफ्ट्स वाले, एंड टर्शरी में भी कुछ बचा हुआ पोर्शन हमारा टर्शरी सेक्टर में था। तो प्राइमरी में देखो क्या क्या आता है, आपको पता ही है, फार्मिंग, फिशिंग। सेकेंडरी में प्रोडक्शन होना है, मेनली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेंगे, वो सेकेंडरी में आता है, और सर्विसेज सारी टर्शरी में आ जाता है। तो सबसे ज्यादा लोग इसमें थे, देन इसमें थे, देन इसमें थे। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? देखो, प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ज्यादातर लोग प्राइमरी में थे। उसके बाद रीजनल वेरिएशन हुआ, यानी कुछ स्टेट्स में प्राइमरी से लोग निकले और कुछ स्टेट्स में प्राइमरी में लोग बढ़े। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले कहां पे बढ़ोतरी हुई, कहां पे कम हुए, ये आपको ध्यान देना। देखो, देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर। कहां कहां पे बढ़े हैं? जैसे ओडिशा में, राजस्थान में और पंजाब में, यहां पे बड़े लोग एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा आए। ठीक हो गया, परफेक्ट, ओके सर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बच्चों अगर अब हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? देश का रेलवे, देश का रोड, देश के पोर्ट्स, देश का कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सब ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था अपने एडवांटेज के लिए, कि उनको फायदा हो सके, है ना। देखो क्या बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज, सर्विस, फैसिलिटीज जो चाहिए अलग अलग सर्विस को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले रोड्स। देखो बोल रहा है ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा रोड्स तो नहीं बनाई, लेकिन जो भी बनाई वो अपने लिए बनाई, ताकि वो आर्मी मोबिलाइज कर सके एक जगह से दूसरी जगह और रॉ मटेरियल शिफ्ट कर पाए। उसके बाद बेटा रेलवेज। रेलवे मैंने आपको बताया 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और सबसे पहली रेल 1853 में चली थी, बॉम्बे टू थाने। ठीक है, ये क्यों बनाया था उन्होंने? ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए और अपना जो सामान है उसको फैला पाए, अपनी आर्मी को फैला पाए। ठीक है, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ताकि मेनली अपनी सामान को ब्रिटेन तक ले जा पाए और ब्रिटेन से यहां ला पाए। तो इनका बेसिक सीधा सीधा सा फंडामेंटल था, अपने भले के लिए जो भी चाहिए वो सब बनाओ। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बेटा पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। रीजंस देख लो,
रोड्स वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी, मेनली आर्मी के लिए, ठीक है, विद इन द इंडिया एंड फॉर ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। ओके, रेलवे क्यों बनाए गए थे? 3 रीजन के लिए, ताकि वो इफेक्टिव कंट्रोल कर सके एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी बहुत अच्छे से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बना सके, कहीं भी क्विकली पहुंच सके। दूसरा, प्रॉफिट बना सके। तीसरा, इन्वेस्टमेंट करें ब्रिटिश फंड्स की इंडिया में। ठीक है बेटा। इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ कंक्लूजन आता है। वो कंक्लूजन क्या है? ये सब दिखाता है कि कैसे अंडर डेवलपमेंट था ब्रिटिश रूल के अंदर। सबसे पहले द कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि जो पर पर्सन इनकम थी, जो पर कैपिटा इनकम थी, वो काफी कांस्टेंट रही, ना बढ़ी ना घटी। नंबर 2, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते चले गए, मतलब किसी और सेक्टर को तो ग्रोथ मिली नहीं। उसके बाद जमींदारी सिस्टम, इसने एग्रीकल्चर भी खत्म कर दिया। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, कोई नया मेथड नहीं आया, कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं आई, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, पुराने पे ही चलते रहे। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस, बहुत ज्यादा सूखे पड़े, बहुत नुकसान हुआ। हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गए और इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई। तो बच्चों ये सब क्या दिखाता है कि देश का बुरा हाल था, काफी ज्यादा अंडर डेवलपमेंट हुआ। ब्रिटिशर्स के कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी थे क्या? जैसे बोल रहा है कि कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे, जैसे एग्रीकल्चर में कुछ ग्रोथ होना। सर कहाँ पे ग्रोथ हुई? बेटा कैश क्रॉप्स में ग्रोथ हुई, मतलब उन्होंने फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पे हमें शिफ्ट कर दिया, तो वो हमें जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करनी आई, जिससे हमें थोड़ा बहुत पैसा बनाना भी आया। नंबर 2, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने अपने लिए बनाया था, लेकिन वो हमें भी फायदा दे रहा था। नंबर 3, चेक ऑन फेमाइंस। अब अगर कहीं सूखा वगैरह पड़ता था, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती थी, तो हम वहां तक रिसोर्सेज फटाफट पहुंचा देते थे, क्योंकि हमारे पास सिस्टम्स डेवलप्ड थे। मॉनेटरी एक्सचेंज, हमने मनी को कैसे यूज करना है वो सीखा। मनी किसकी देन है? ब्रिटिशर्स की देन है। पहले तो सिक्के वगैरह चला करते थे, फिर मनी पे ब्रिटिशर्स हमको लेके आ गए। उसके बाद एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। आप देखते हो कि आज की डेट में पुलिस का सेटअप, आर्मी का सेटअप कितना बढ़िया वेल डिफाइंड है। ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, हमने उसको अडॉप्ट करा विद टाइम। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों सबसे पहले कॉलोनियल थे हम। कॉलोनियल का क्या मतलब होता है कि हम सिर्फ एक कॉलोनी थे और हमारा रूलर था ब्रिटेन, हम बस उसकी ग्रोथ के लिए अपने रिसोर्सेज दे रहे थे। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी वाज कॉलोनियल। उसके बाद क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी एक सेमी फ्यूडल बन गई। सेमी फ्यूडल का मतलब होता है कि हमारे पास हमारी इकोनॉमी 2 क्लासेस में बट गई, एक जिनके पास रिसोर्सेज हैं और दूसरे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो देखो बोल रहा है बाय द क्लोज ऑफ ब्रिटिश पीरियड देयर वर 2 एस्पेक्ट्स। नंबर 1, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल में ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमी होती है, एक जिसके पास रिसोर्सेज है और दूसरे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और दूसरी कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट का क्या मतलब होता है? जहां पे मेनली डिमांड सप्लाई से, मार्केट फोर्सेस से, जहां पे पैसा बनेगा वो सामान बनाएंगे। ऐसा सिस्टम भी हमें देखने को मिला। उसके बाद बेटा हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्टेगनेंट देखने को मिली। स्टेगनेंट का मतलब होता है जहां पे या तो स्लो ग्रोथ होती है या ग्रोथ होती ही नहीं है। देयर वर वेरी स्लो और नो ग्रोथ इन एन स्टेगनेंट इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी थी, काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड थी। रीजन सारे आपने पढ़ ही लिए। उसके बाद डिप्लीटेड इकोनॉमी बन चुकी थी। डिप्लीटेड का मतलब जिसके सारे रिसोर्सेज डेप्रिशिएट हो चुके हो, जिसके सारे रिसोर्सेज डेड हो चुके हो, ऐसी इकोनॉमी हो गई थी। उसके बाद एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेटेड का मतलब जो बटी हुई है, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स यही तो करते थे कि लोगों को बांटो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर और फिर रूल करो। इन्हें लड़ाई कराते रहो और रूल करते रहो। अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स को भगा देंगे। तो उन्होंने ये करा। दिस इज व्हाट एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी इज। उसके बाद बच्चे कुछ डेट्स हैं, जैसे बैटल ऑफ प्लासी 1757, इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज 1850, पहला पोस्टल स्टैम्प 1852, फर्स्ट रेलवे ब्रिज 1853, स्यूज कैनाल 1869, पहला सेंसस 1881, टिस्को टाटा आयरन कब सेटअप हुआ था? 1907 में। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, तो टिस्को सेटअप हुआ था 1907। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, इंडियन एविएशन 1932, इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947। इसी के साथ बेटा चैप्टर नंबर 1 आपका समाप्त होता है। छोटा सा होमवर्क है कि इसको आज ही याद करना है। तुम्हारे पास जो भी किताब है यही सब लिखा हुआ है, खोलो, पढ़ो, याद कर लो। ठीक है, बिना याद करे मत सोना। आज तुम्हें पहले बता रहा हूं, इंडियन को याद नहीं करोगे ना बाद में बहुत परेशान करेगा। तो लर्न जरूर करना है। चीजें यही है, कहानी सुनानी है, मैंने तुम्हें सुना दी, समझ ली तुमने, अब लर्न करो।
ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, अभी के लिए इतना ही। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।